डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLED हॉस्पिटल जम्मू से। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ जम्मू में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जो एच पाइलोरी टेस्टिंग जो है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्टिंग। देखिए, इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। काफ़ी सारे लोग आते हैं हमारे पास क्लिनिक पे, कोई ये बताता है मैंने ये टेस्ट कराया, कोई बोलता है ये टेस्ट कराया और दवाई को स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा जो है कि आप यू शुड नॉट, आप ऐसे नहीं स्टार्ट करिए दवाई जब तक कि आप किसी डॉक्टर को ना दिखाएं। पर्टिकुलर अगर बेटर रहेगा किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना। तो हम जो ये एच पाइलोरी टेस्टिंग है, बेसिकली मैंने आपको बताया था पिछली लास्ट वाले वीडियो में कि इसमें दो किस्म से हम करते हैं। एक तो होगा इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें कि हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं। दूसरा हो गया जो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसमें हम 3 किस्म के टेस्ट हैं। एक तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, एक एमोनिया ब्रेथ टेस्ट है, एक सीरोलॉजी है और कुछ और स्टूल फॉर फीकल एंटीजन भी किया जाता है। तो देखिए, यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट और स्टूल टेस्ट, ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायग्नोसिस ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन। मतलब जो इस वक्त की जो प्रेजेंट डायग्नोसिस, प्रेजेंट इन्फेक्शन के लिए जो इस वक्त इन्फेक्शन अगर पेशेंट में है तो वो उसके लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट या स्टूल फॉर फीकल एंटीजन कॉमनली यूज होता है। जो ये यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है, ये मेजर करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस में मेजर करता है। ब्रेथ टेस्ट है तो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करता है, जिसको जो कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जब यूरिया हाइड्रोलाइज करता है एच पाइलोरी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 किस्म से हम करते हैं। एक तो रेडियो आइसोटोप होता है C14 और एक C13 होता है, जो कि हम मुंह से देते हैं और उसके बाद हम जो वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से हम उसको देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसमें आधा घंटा तक इस टेस्ट में लग जाता है। बहुत ही कॉमनली यूज टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। थोड़ा सा इशू है हल्का सा कि ये हल्का स्लाइटली कॉस्टली टेस्ट है। अब इसके बाद जो इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हम देखते हैं कि जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट अगर करेगा तो कितना लोगों में डायग्नोज करेगा। तो ये इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अराउंड 95% सेंसिटिविटी है और अप टू 100% स्पेसिफिसिटी है। इसमें मतलब है कि अगर ये किसी को डायग्नोज करता है तो ये बहुत ही हाई सेंसिटिविटी से डायग्नोज करता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, इसलिए ये रिकमेंडेड टेस्ट है एच पाइलोरी के डायग्नोसिस के लिए। लेकिन इसमें कुछ सारी इश्यूज होते हैं कि ये कब जो है यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है गलत नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट बताएगा। गलत नेगेटिव ये तब बोलेगा अगर मरीज़ को पिछले 1 महीने में एंटीबायोटिक की हिस्ट्री हो, या मरीज़ को जो है PPI जो हम एसिडिटी के लिए दवाई देते हैं, या मरीज़ को रीसेंट एक्टिव पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग हुई हो। उस केस में जो सेंसिटिविटी है इस टेस्ट की वो कम हो जाती है। तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं जो भी पेशेंट्स यूरिया ब्रेथ टेस्ट के लिए हमारे पास आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनने पिछले 1 महीने में कोई एंटीबायोटिक तो नहीं खाया हुआ है। अगर हमने एंटीबायोटिक खाया होगा तो फिर हम उनको डिले कर देते हैं, या पिछले 1 हफ्ते में मिनिमम उन्होंने जो है जो खाली पेट स्टोमक की दवाई खाते हैं जिसको हम बोलते हैं PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो नहीं खाया होना चाहिए। उससे भी जो है इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो होता है, ये सारी ऑलमोस्ट जितनी भी गाइडलाइंस हैं हमारी वो रिकमेंड करती हैं फॉर नॉन इन्वेजिव डायग्नोसिस के लिए, एच पाइलोरी के लिए। और इसमें दुनिया भर का मतलब डाटा है, दुनिया भर के ट्रायल्स हैं और रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। मतलब अगर आप कहीं से भी करवाएं, अगर इधर से पॉजिटिव दूसरी जगह से भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा एमोनिया ब्रेथ टेस्ट। एमोनिया ब्रेथ टेस्ट आपने देखा होगा कि कॉमनली लोग प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन एमोनिया ब्रेथ टेस्ट जो है इसमें लिमिटेड डाटा है। कोई भी ट्रायल्स नहीं है जो कि मतलब ट्रायल्स जो कि जैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो या कोई मेटा एनालिसिस हो जो कि इसको सपोर्ट करे, तो वैसा कुछ भी नहीं है ना। कोई इसकी कोई रिप्रोड्यूसिबिलिटी है और कोई भी गाइडलाइंस नहीं है जो रिकमेंड करती है एमोनिया ब्रेथ टेस्ट। सो इट इज़ ऑल, अगर ब्रेथ टेस्ट में हमें देखा जाए तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायग्नोसिस ऑफ एच पाइलोरी टेस्ट इन्फेक्शन। इसके बाद जो है हमारे पास एक स्टूल एंटीजन टेस्टिंग करते हैं। स्टूल एंटीजन में इशू ये है कि देखिए, बेटर है जो ये स्टूल का सैंपल दिया जाए उसकी कुछ देर में ही इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर कहीं पर इन हाउस टेस्टिंग हो रही है तो दैट विल बी बेटर। और स्टूल एंटीजन टेस्टिंग क्या करते हैं कि हम स्टूल का सैंपल लेकर के, उसमें 2 किस्म से होता है। एक तो उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंजाइम इम्यूनोएस्से, मोनो EIA बोलते हैं, जिसकी की सेंसिटिविटी एंडोस्कोपी के बराबर या फिर यूरिया ब्रेथ टेस्ट के बराबर है। जो ये स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है तब जो है पॉलीक्लोनल हो रहा था, लेकिन अब जो रिसेंट किट्स जो आ रही हैं वो मोनोक्लोनल की आती हैं।
तो ये जो स्टूल एंटीजन टेस्टिंग है ये भी जैसे कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट इन्फ्लुएंस होता है विद बिस्मथ या एंटीबायोटिक या प्रोग्राम इनहिबिटर पीपीआई के साथ, वैसा ही इसका भी वही इशू है जो स्टूल जो टेस्टिंग हम करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ एच पाइलोरी, तो दे आर ऑलमोस्ट इक्वली गुड। अब उसके बाद जो लास्ट वाला जो है सीरोलॉजी जो है ये यूजुअली जो होती है लैब बेस्ड एलाइजा टेस्ट से हम करते हैं। इसमें हम डिटेक्ट करते हैं आईजीजी एंटीबॉडीज़। हालांकि ये सस्ता है, इनएक्सपेंसिव और नॉन इन्वेजिव है, लेकिन इसमें लोकल वैलिडेशन जो होती है वो ज़रूरी होती है, जो कि इम्प्रैक्टिकल है रूटीन प्रैक्टिस में। और बाकी जो कुछ कंसर्न्स हैं उसकी एक्यूरेसी के लिए हैं, क्योंकि ये कम बहुत यूज़ होता है। और गाइडलाइंस जो हैं वो एडवाइज़ करती हैं अगेंस्ट सीरोलॉजिकल टेस्टिंग जहाँ पे कि लो पॉपुलेशन एरिया, मतलब जहाँ पे लो पॉपुलेशन हो एच पाइलोरी की। तो और सबसे इम्पोर्टेंट है जो सीरोलॉजी है ये लैक्स एबिलिटी, मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं करती है बिटवीन एक्टिव एंड पास्ट इन्फेक्शन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो मेन इशू है सीरोलॉजी का ये यही है कि ये पुराना और नई इन्फेक्शन में नहीं करती। ज़्यादातर ये टिपिकली जो है ये एम्प्लॉय किया जाता है रिसर्च सेटिंग में, और इसमें ज़्यादातर जो हम टाइटर्स की जो सीरा जो है वो देखते हैं, पेयर्ड सीरा देखते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो बेस्ट जो टेस्ट है एच पाइलोरी डिटेक्शन के लिए नॉन इन्वेजिव टेस्ट में वो यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, या टूल फॉर फीकल एंटीजन जिसमें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो। तो सीरोलॉजी तो जो है वो रिसर्च सेटिंग में ज़्यादातर यूज़ होती है, या जहाँ पे आपने इन्फेक्शन जो प्रीवियस इन्फेक्शन को डायग्नोज करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू मी। अभी हम ये जो हमारे टॉपिक्स हैं इसमें हम आगे भी चलते रहेंगे और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।